इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। 11 सेशन हुए, कितनी सारी डिबेट्स हुई। इसके बावजूद ये अम्बेडकरवादी लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया है, उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। क्या इसमें लॉजिक है? दोस्तों, इसी तरह के सवाल अक्सर मनुवादी लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नापसंद करने वाले लोगों द्वारा उठाए जाते हैं। इनके इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब भारतीय संविधान बनाने की बात चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोफेसर केटी शाह को जनरल डायरेक्टिव्स पर नोट्स बनाने के लिए कहा गया। प्रोफेसर केटी शाह ने जनरल डायरेक्टिव्स पर नोट्स बनाई, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत का संविधान बनाते वक्त अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश मॉडल को आदर्श मॉडल मानकर भारत का संविधान बनाना चाहिए। और यही नोट्स राजेंद्र प्रसाद जी को केटी शाह द्वारा भेजी जाती है। जब राजेंद्र प्रसाद केटी शाह की नोट्स पढ़ते हैं तब राजेंद्र प्रसाद को प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को आदर्श मानकर भारतीय संविधान बनाने की बात चल रही है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव को अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार बनाना चाहिए। क्या भारत का संविधान बनाते वक्त हमें अमेरिकन, ब्रिटिश या फिर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को आदर्श मानना चाहिए? यह बात राजेंद्र प्रसाद BN राव से पूछ रहे हैं। तब BN राव का जवाब होता है, जी बिल्कुल नहीं, हमें ब्रिटिश या फिर अमेरिकन या फिर स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को ही आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कनाडा के संविधान को आदर्श मान सकते हैं, बल्कि हम आयरलैंड के संविधान को आदर्श संविधान मान सकते हैं, साउथ अफ्रीका के संविधान को आदर्श संविधान मान सकते हैं। पर इसके लिए उन संविधान का बारीकी से अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये BN राव राजेंद्र प्रसाद जी से कह रहा है। साथ ही साथ BN राव ये भी कहते हैं कि उनके देश के संविधान का अभ्यास करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके देश की कौन सी ऐसी बातें हैं संवैधानिक जो हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद है, हमारे देश के लिए फायदेमंद है। इस बात का गहराई से अभ्यास करना होगा। इसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद जी BN राव को कहते हैं कि हमारे पास तो संविधान का अभ्यास करने वाले आप ही हो, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो संविधान को अच्छे से जानते हो। हमारे अच्छे से अच्छे वकीलों को भी संविधान का इतना अच्छा अभ्यास नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं BN राव को। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी काफी ज्यादा चिंतित थे। उनकी चिंता देखकर BN राव फिर उन्हें सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे और उस क्वेश्चनर को हमारे असेंबली मेंबर के साथ शेयर करेंगे और उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र प्रसाद BN राव की इस बात से एग्री करते हैं और जल्द से जल्द उन्हें इस क्वेश्चनर को बनाने की इजाजत देते हैं। तब 17 मार्च 1947 को BN राव 27 प्रश्नों की लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को सेंट्रल असेंबली मेंबर के साथ शेयर करते हैं, प्रोविंशियल असेंबली मेंबर के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, दुर्भाग्य यह होता है कि प्रोविंशियल असेंबली मेंबर से सिर्फ 7 लोग इस सवालों का जवाब देते हैं और सेंट्रल असेंबली मेंबर से केवल 2 लोग इन सवालों का जवाब देते हैं, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और KM पन्नीकर जी है। असेंबली मेंबर्स के इस तरह के रिस्पॉन्स को देखकर राजेंद्र प्रसाद शॉक थे और साथ ही साथ BN राव भी चिंतित थे कि भारत देश का संविधान किस प्रकार बनाया जाए। इतने सारे असेंबली मेंबर होने के बावजूद केवल 9 लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें कब हो रही थी? ये सारी बातें मार्च 1947 में हो रही थी। तब बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया था। आप लोग सोच सकते हो कि राजेंद्र प्रसाद और BN राव की किस प्रकार फजीहती हो रही है, किस प्रकार वो लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो किस सिचुएशन में इन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। मार्च 1947 तक इन लोगों की हालत खराब थी। राजेंद्र प्रसाद जी चिंतित थे, BN राव चिंतित थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने मेंबर थे वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। ऐसे सिचुएशन में बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने इन सारे लोगों को झुकना पड़ा। मजबूरी में इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया।
क्यों बनाया? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनका 60 देशों के संविधान का अभ्यास था, जो अभ्यास BN राव का भी नहीं था। अगर था तो क्यों नहीं भारत का संविधान BN राव ने लिखा? क्यों राजेंद्र प्रसाद ने BN राव से भारत का संविधान नहीं लिखवाया? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। जो लोग कहते कि BN राव ने रफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अरे उस रफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को राजेंद्र प्रसाद ने भी पढ़ा था। उसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्रेसिडेंट BG खेर को खत लिखकर कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कांग्रेसियों को खत लिखकर कह रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ किसी उम्मीदवार को खड़ा मत कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया जाता है, तब 29 अगस्त 1947 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिनको 60 देश के संविधान का अभ्यास था। वो ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो इस संविधान को लिख सकते थे। जो लोग कहते हैं कि BN राव का रफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉपी पेस्ट किया है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, लिखवा लेते थे ना BN राव से ही, क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर की जरूरत पड़ी? अगर आप लोगों में इतना ही टैलेंट था तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जरूरत क्यों पड़ी रफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रूटनी करने के लिए? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल उसकी स्क्रूटनी नहीं की है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई ऐसे मुद्दे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज जो बाबा साहेब ने लाई है, फंडामेंटल राइट्स की कई बातें जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखी थी, जो बातें बाबा साहेब अम्बेडकर ने साउथ ब्यूरो कमीशन, साइमन कमीशन में उठाई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाई थी, वही सारी बातें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लाई है। ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मार्च 1947 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या हालत थी ये हमने इतिहास में पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद और BN राव के संवाद को हमने इतिहास में पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या हालत हो चुकी थी ये भी हमको पता है। इसलिए जो लोग हमको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का संविधान केवल बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है, उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान लिखने में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा रोल रहा है, सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जिस कॉन्ट्रीब्यूशन को आप लोग हमेशा से नकारते आए हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अलावा भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कई लोगों का रोल रहा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके लास्ट भाषण में कहा था कि इसमें BN राव का भी रोल है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नैतिकता कभी छोड़ी नहीं। जिसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हर किसी का नाम लिया है। पर आप जैसे गद्दार मक्कार लोगों की वजह से हमको बताना पड़ता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मेजर रोल रहा है भारत के संविधान को बनाने के लिए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजेंद्र प्रसाद खुद कह रहे थे। राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति है जो BN राव से चर्चा कर रहे थे कि भारत का संविधान किस प्रकार बनना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह बात आप सभी लोगों को समझना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।